नमस्कार प्रशांत जी। अ, ये एक ऑब्ज़र्वेशन है जो बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ। कुछ 15 साल पहले मैं एक जगह पर काम कर रहा था, तो उस टाइम पर कुछ आपदा हुई, बाढ़ आई, तो उसमें हमारी जो संस्था थी, उसने काम शुरू किया। तो मुझे एक इलाके का काम दिया गया और पहले 2 दिनों में मैंने देखा कि जो लोग थे, जो प्रभावित थे, और उसमें जैसा होता है कि ग्राम पंचायत है, फिर उसके अंदर जो आपदाग्रस्त हैं, तो बहुत अच्छे से काम हो रहा था। कहीं कोई ये सोच नहीं थी कि हम वो सामान को ले लें। वो 1-2 दिन रहा और उसके बाद में वही चीज़ जो है जो ऊँचे स्तर पर हैं, चाहे वो सरपंच हों, चाहे कोई और लोग हों, उन्होंने वो सामान को अपनी साइड करना शुरू किया। तो बेसिकली जो पहले एक एम्पैथी का भाव था, वो 2 दिन के अंदर बदल गया। और यही चीज़ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कई कामों में। इवन कोविड के अंदर हमने देखा कि शुरुआत के अंदर जो एम्पैथी थी, वो धीरे-धीरे वो कन्वर्ट हो जाती है, वो सांसारिक जो भी है, वो सब आ जाता है। तो ये क्या चल क्या रहा है? मतलब शुरुआत में क्या मनुष्य जो है उसका जो बहुत बहुत मूल बढ़िया। भाव होता है, वो एम्पैथी रहता है और उसके बाद में वो संसार प्रभावी हो जाता है उस चीज़ के ऊपर? सुंदर सुंदर प्रश्न है। मैं आपको एक दूसरी स्थिति बताता हूँ, ठीक है? उससे आप दोनों का मिलान करिएगा। कोई अ, बहुत बीमार हो गया है, ठीक है? और वो आईसीयू में है। तो मान लीजिए वो 4-5 दिन आईसीयू में रहा। उन दिनों में आपने देखा है कि जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वो कितने अनुशासन से, कितने नियम, कितनी त्वरा से समय पर पहुँचे होते हैं। जो भी दवा है या अन्य सामान है, वो सब वो कर रहे होते हैं। और 5 दिन बाद जो व्यक्ति है ये बेहोशी से वापस आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि हालत अभी नाजुक है लेकिन बेहतर हो रहा है। उसके बाद आपने गौर करा है कि इन्हीं लोगों का रुख कैसा होता है? थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। पहले अगर 1 घंटा मिलने का समय था तो 1 घंटे से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाते होंगे। अब अगर 1 घंटा मिलने का समय है तो 20 मिनट बाद भी आ गए, अपना 10 मिनट देख लिया, लगा ठीक है चल ही तो रहा है। उसकी वजह है, भीतर हमारे कुछ बैठा है जो चूंकि स्वयं दुखी है, चूंकि स्वयं राहत की तलाश में है, इसीलिए वो ये भी जानता है कि वास्तविक राहत बोलते किसको है। वो वास्तविक राहत जब वो किसी तक नहीं पहुंचते देखता तो उसका उत्साह क्षीण पड़ जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, वो बेहोश पड़ा हुआ था। बेहोश मनुष्य में सुनने में अजीब लगेगा पर देखिएगा, फिर भी एक गरिमा होती है। जब कोई बिल्कुल मौत के दरवाजे पड़ा होता है, मन करता है उसे वापस खींच लाओ। एक भाव होता है भीतर कि जैसे कोई नया जीवन शुरू हो जाएगा। मर तो ये लगभग गया ही है, इसको जिला लाएं क्या, वापस नया जीवन शुरू हो जाएगा। वो बेहोश पड़ा है ना, अभी उसमें एक स्तर की गरिमा है। वो कुछ अभी ऐसा नहीं कर सकता जिसमें उसका निकृष्ट होना या गर्हित होना, पतित होना दिखाई पड़ रहा हो। आप जी जान से उसकी सेवा करते हो, 5 दिन बाद उसे होश आ जाता है, वो उठ गया है और उठ के वो पहली चीज ये पूछ रहा है कि दुकान का माल कहीं मुनीम तो नहीं ले गया, कि शेयर मार्केट का क्या हाल है, कि घर वाली पिंकी जिस लड़के से मिलती थी मुझे 5 दिन बेहोश पाकर
उसके साथ तो नहीं बैठ गई। और जो उम्मीद थी कि इसको मौत से छुड़ा लाऊंगा तो एक नई जिंदगी शुरू होगी, वो उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। वो जब तक बेहोश था फिर भी उसकी एक गरिमा, एक डिग्निटी थी। जैसे ही वो आंख खोलता है, पाते हो कि इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या। बात समझ में आ रही है? और जब हमारे द्वारा की जा रही मदद से और मेहनत से इसको वो चीज मिलनी ही नहीं है जिसे सही अर्थों में सच्ची राहत कहा जा सके, तो हम क्या अपनी जान दें इसके पीछे। इससे अच्छा तो चलो थोड़ा बहुत गबन कर लो, धांधली कर लो। दिल तो भरना है नहीं, पेट ही भर लो। चेतना तो भरनी है नहीं, जेब ही भर लो। एक तरीके से सारे भ्रष्टाचार के पीछे यही वजह है। मैं बहुत जान लगा के काम कर भी लूंगा तो उखाड़ क्या लूंगा, बदल क्या जाना है। जो कुछ भी नहीं करते, पैसे का गबन या माल की चोर बाजारी, उन्होंने कौन सा बड़ा परिवर्तन ला लिया दुनिया में। तो हमारी जो पूरी व्यवस्था ही है ना, जो पूरी भौतिक और सतही व्यवस्था है, भ्रष्टाचार उसको एक भ्रष्ट जवाब है। भ्रष्टाचार भी एक तरह का विद्रोह है, पर भ्रष्ट विद्रोह है। भ्रष्टाचार कह रहा है कि तुमने बताया था कि वेलफेयर स्टेट है, इंडिया इज सपोज टू बी ए वेलफेयर स्टेट, और कोई भी इसमें इकाई हो, सरकारी या गैर सरकारी, उसका उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर। और हम सब भली भांति जानते हैं कि वेलफेयर हो नहीं रही है, क्योंकि वेलफेयर तो हमारी ही नहीं हो रही ना, हम ही गवाह हैं कि वेलफेयर नहीं हो रही। हमारे ही भीतर खोखलापन है एक, जिसको पता है कि कुछ बदल तो रहा नहीं है। तो हम कहते हैं जब बदलना कुछ है ही नहीं तो हम अपना घर क्यों भूखा रखें, चलो माल उठा करके अपने ही घर भर लो। यही वजह है कि जब आपदाएं आती हैं, जैसे मान लो युद्ध वगैरह या कोई प्राकृतिक आपदा, जो अब तो उतना नहीं, पहले, तो उन दिनों पाया जाता है कि भ्रष्टाचार का स्तर थोड़ा कम हो गया है। लोगों को थोड़े समय के लिए ही सही जीने का कोई सही उद्देश्य मिल जाता है। वो कोई वास्तव में सही उद्देश्य नहीं है, पर जिस उद्देश्य के लिए हम साधारण हालातों में जी रहे होते हैं उससे थोड़ा ऊपर का होता है, तो फिर लोग अपना आचरण सुधार लेते हैं। नहीं तो आप एक आम आदमी की दशा सोचो ना, चाहे वो सरकारी दफ्तर में काम करता हो या किसी एनजीओ, किसी संस्था में काम करता हो, वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके आसपास के लोग हैं वो खाते पीते हैं खूब। ये जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये अपने आप को क्या बोल के समझाए? इसने कौन सा बड़ा परिवर्तन ला लिया दुनिया में? कुछ परिवर्तन आता है निश्चित रूप से, आप अगर एक ईमानदार कर्मचारी हैं तो कुछ आप चीजें बदलोगे, पर जो बदलाव आप ला भी पाए हो, आपका दिल जानता है कि वो बदलाव काफी नहीं है। आपका दिल जानता है कि वो बदलाव ऊपरी है, भौतिक है, मटेरियल है, और आप किसी और बदलाव के आकांक्षी हो। वो बदलाव तो आ ही नहीं सकता आपके काम से। ऐसा नहीं कि आप अगर भ्रष्ट नहीं रहोगे तो आप वो ला दोगे। आपकी जो वर्क डेफिनेशन है, आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, आप उसके साथ 100% इंसाफ भी कर दो तो भी आप वो बदलाव नहीं ला सकते जो बदलाव सचमुच आना चाहिए। यही वजह थी कि मैंने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी थी। मैंने कहा बात इसकी नहीं है कि मैं एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट बन जाऊंगा, बात इसकी है कि मैं 100% ईमानदारी दिखाने वाला हूं, उसके बाद भी जो मैं अधिकतम कर पाऊंगा वो बहुत छोटा होगा।
और जब एक व्यक्ति ऐसा कुछ होता देखता है ना, तो भ्रष्टाचार फिर बहुत आकर्षक विकल्प बन जाता है। कोई एक दिन की बात नहीं है, आपको 30-40 साल नौकरी करनी होती है। रोज घर वापस आके आप अपने आप को क्या तर्क दोगे? आप क्या बोलोगे? सिर्फ तनख्वाह के दम पे आपके यहां पे जो आपका सहकर्मी है उसकी अपेक्षा 10% या 20 या 25% आ रहा है। वो जितनी तनख्वाह लेता है उससे 3 गुना वो ऊपर से बनाता है। आप अपने आप को क्या तर्क दे के समझाओगे कि आप 1/3 या 1/4 में गुजारा क्यों कर रहे हो? क्या समझाओगे? क्योंकि दुनिया में कोई वास्तविक परिवर्तन ना वो ला पा रहा है ना आप ला पा रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे समझाओगे? आपकी पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आप उन्हें कैसे समझाओगे? वो आप उनको बोलोगे देखो मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम करता हूं, वो बेईमान है, तो क्या पूछेंगे? वो पूछेंगे वो बेईमान है, आप ईमानदार हो, आपने क्या उखाड़ लिया? आप दिखा दो ना कि आप कौन सा बड़ा परिवर्तन ला पाए हो। तो आप कहोगे हर आदमी अगर ऐसा सोचने लगेगा तो पूरा समाज ही बेईमान हो जाएगा। तो जानते हो अगर वो थोड़ा सा भी विचारशील होंगे तो क्या पूछेंगे? वो कहेंगे अगर हर आदमी ईमानदार भी हो जाए तो भी क्या बदल जाएगा? कि आप जिस व्यवस्था में काम कर रहे हो उस व्यवस्था में समस्या ये नहीं है कि लोग बेईमान है, उस व्यवस्था में समस्या ये है कि व्यवस्था ही सतही है। एक भ्रष्ट व्यवस्था का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए तो क्या परिणाम आ जाना है? एक बेईमान व्यवस्था का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए तो क्या हो जाना है? इस व्यवस्था में कहीं मनुष्य की आंतरिक प्रगति के लिए कोई स्थान है क्या? कहीं तैनाती है? अच्छा, गांव में पानी की कमी है, कुछ करके जो भूमिगत जल का स्तर है देखना है वो कैसे बढ़ा दें, टैंक कुआं ये सब करवा दें। और ये करवाने के बाद आप देखते हो कि कुआं तो आ गया और कुएं में जो तथाकथित निचली जातियों के लोग हैं उनको कह रहे हैं हम सब जब यहां से हट जाएंगे तो तुम आना और पानी लेने के बाद नहाने के बाद पहले यहां सफाई कर देना। तो आपने तो बड़ा बढ़िया कुआं खुदवा दिया था और वो कुआं भी क्या बना? जातिवाद के अग्रेषण का साधन। तो आप क्या बोलोगे? मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं इस बात का, मैं बस बता रहा हूं कि होता क्या है। क्योंकि देखिए बहुत सारे आदर्शवादी नौजवान होते हैं जो अपने करियर की नौकरी की शुरुआत करते हैं यही सोच करके कि हम समाज में कोई अच्छा परिवर्तन ला पाएंगे, और आप 1-2 साल के भीतर देखते हो कि वो पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था के हिस्से बन चुके हैं। वो टूट जाते हैं। वो टूट इसलिए नहीं जाते कि उन्हें पैसे से ने लालच दे दिया, वो टूट इसलिए जाते हो कहते हैं अगर हम भ्रष्ट नहीं भी हैं तो बदल क्या रहा है? क्या बदल सकता है? मुझसे कहा था किसी ने जब मैंने इस्तीफा दिया, बोले अच्छा किया दे दिया, तेरी इज्जत बच गई, नहीं तो 2 साल में तुझे खुद ही निकाल देते। मेरा सीनियर था एक, वो आईपीएस में, मेरे ही हॉस्टल से। उसने बोला था जैसे तेरे लक्षण हैं कोई डिपार्टमेंट तुझे 2 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, 2 साल में तुझे खुद ही निकाल देते, अच्छा किया तूने रिजाइन कर दिया। समझ में आ रही बात? पहली बात तो उन्हें ईमानदारी चाहिए ही नहीं। दूसरी बात आप ईमानदार हो भी गए तो अपना इकतारा बजाते रहो, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से होता है ये सब कुछ। शुरू में 2-4 दिन जैसा मैंने कहा कि युद्ध का समय आ जाए, कोविड का समय आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो आदमी को लगता है कि क्या पता ये परिवर्तन की घड़ी आ गई है नई नई, आदमी थोड़ा उत्साह से काम करता है। उसके बाद पेशेंट आईसीयू से खड़ा हो गया, आपने पेशेंट को बचाने के लिए
4 दिन तक दिन रात एक कर दिए। 5वें दिन पेशेंट की आंख खुल गई और वो आंख खोल के पहली चीज क्या बोलता है कि पिंकी कहीं राजू से तो नहीं मिल रही। और आप फिर अपने आप को ऐसे झापड़ मारते हो कि इसको क्यों बचाया मैंने। इस आदमी को बचाने के लिए मैंने 4-5 दिन इतनी मेहनत करी, जिसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा बस ये है कि पिंकी कहीं राजू से मिल तो नहीं रही मुझे बेहोश देख के। फिर आप कहते हो तू कोई मेहनत नहीं करनी मुझे, इसके लिए दवा लानी है, नकली वाली ले आऊंगा। 4 दिन बहुत मेहनत करी है, पैसे बचाऊंगा। मटीरियलिज्म के साथ हमेशा चलता है सिनिसिज्म, क्योंकि मटीरियल कभी छाती को ठंडक दे नहीं पाता। तो एक आदर्श मटीरियल व्यवस्था भी मनुष्य को अंततः सिनिक ही बनाती है। बल्कि वो जितनी आदर्श होगी, वो जितना ज्यादा त्रुटिहीन होगी, उतनी जल्दी आप सिनिक बनोगे। क्योंकि अगर व्यवस्था त्रुटिहीन है तो फिर अब उम्मीद करने को कुछ शेष नहीं रहा ना। अच्छी से अच्छी जो हो सकती थी व्यवस्था, हमने यूटोपिया जमीन पर उतार दिया, उसके बाद भी मिला क्या? तो आप उतना ज्यादा सिनिकल हो जाते हो। भारत में युवा सड़कों पे उतरता है क्या? कभी कभार, थोड़ा बहुत ऐसे ही। लेकिन 60 और 70 का दशक था जब आज शेष विश्व की तुलना में अमेरिका का जितना बल है उससे कहीं ज्यादा था तब। आप 60 के दशक में जाएं तो यूरोप और जापान अभी अभी बस खड़े हो रहे थे। 45 के बाद उनको 20 साल लगे थे किसी तरह से खड़े होने में, और अमेरिका अपनी ताकत के शीर्ष पर था हर तरीके से। उसकी उतनी तो आज नहीं जितनी तब। और वही समय था जब अमेरिका का नौजवान वी डोंट नीड नो एजुकेशन, ये बीटल्स और ये ऐसे ही थोड़ी आ गए थे। हिप्पी माने वो थोड़ी कि जिसको मौज मारनी है। हाँ, हिप्पी होने के पीछे एक डिसइल्यूजनमेंट था, डिसइल्यूजन्ड टू द पॉइंट ऑफ टर्निंग सिनिकल, कि जो अधिक से अधिक हो सकता है वो तो हो गया, जो अधिक से अधिक हो सकता है वो तो हो गया। यूरोप, पूरे यूरोप में कुल मिलाकर के सड़कों की जो लंबाई थी उससे ज्यादा अमेरिका के एक प्रांत में, पूरे यूरोप में जितनी गाड़ियां बिक रही थी उससे ज्यादा अमेरिका के एक प्रांत में। अब और क्या चाहिए? पर कैपिटा इनकम बुलंदी पर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2-4%। और क्या चाहिए? उसके बाद भी चैन तो है नहीं। बात को समझिएगा। तो फिर जवान आदमी कहता है ये इस व्यवस्था में जब चैन मिलना ही नहीं है तो इस व्यवस्था में जान दे के लाभ क्या है? इस व्यवस्था में ईमानदारी का झुनझुना मैं काय को बजा रहा हूं? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्ट हो जाओ, मैं उसकी मानसिकता बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों से मैं बहुत मिला हूं और हम बहुत चर्चाएं किया करते थे। और जिनसे चर्चाएं किया करता था आज वो क्या कर रहे हैं मैं जानता हूं। उनमें इतनी ईमानदारी है कि जो भी कर रहे हैं वो बता देते हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। एक गलत व्यवस्था के भीतर एक सही आदमी बहुत सही काम भी करे तो भी परिणाम सही नहीं आता। और इस व्यवस्था में गलत क्या है? व्यवस्था में गलत यह है कि इसमें कहीं भी चेतना नाम की वस्तु का संज्ञान ही नहीं लिया गया है। हम कहते हैं वी आर अ वेलफेयर स्टेट, एंड व्हाट डज वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ? गुड क्लोथ्स, मटीरियल वेलफेयर, पर कैपिटा इनकम। जो बाकी चीज है, जो जीवन का सार है, उसको बोल देते हैं इट्स अ प्योरली पर्सनल मैटर। अरे भाई, वही असली वेलफेयर है जिसको आपने खारिज कर दिया बोल के कि ये तो प्योरली पर्सनल है। दैट्स नॉट प्योरली पर्सनल, दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इटसेल्फ।
And by that I do not mean that the state should impose beliefs. जो हमारा शिक्षा तंत्र है, इसको भीतरी शिक्षा की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ताकि वेलफेयर का, भलाई, बढ़ोतरी, शुभता का, कल्याण का हम असली अर्थ समझ पाएं। नहीं तो हम यही करेंगे कि कुआं खुदवा दो और ग्राम पंचायत को नई बिल्डिंग दे दो, तालाब की सफाई करवा दो, नहाए धोए क्या भया, बस तालाब की सफाई तो करवा दी सरकार ने, फिर ये बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट हो गया जो बोला मैंने। नहीं मतलब मैं समझ गया। इसमें मैं इसको इस तरह से भी देख रहा था शुरू में कि शायद शुरुआत में वो एम्पैथी होती है जो भीतर से आती है, लेकिन मुझे जैसा समझ में आया वो ये है कि ये शायद एक्चुअली मटेरियलिज्म के साथ में जो मोरालिटी आती है, वो शायद मोरालिटी इस चीज़ को दबाए हुए है कुछ टाइम तक, मगर वो जो टेंडेंसीज़ हैं वो तो आएंगी ही, उभरेंगी ही, क्योंकि वो तो दबी नहीं, मतलब वो गई नहीं है कहीं भी। ये एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आया कि ये तो फिर भी सरपंच वगैरह की बात थी, लेकिन जब ये ट्विन टावर वाला हुआ था, उस टाइम पर एक खबर छपी थी कि जो स्टॉक मार्केट में लोग लगे हुए हैं उनसे पूछा गया कि भाई आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया जब आपने ये न्यूज़ सुनी, तो उनका ये कहना था कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। वो इमीडिएट क्योंकि शायद वो मोरालिटी उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही थी, वो इतना तो एम्पैथी का सवाल ही नहीं है जो भीतर से आती है, वो शायद मोरालिटी है। मैं आपको बताऊं, मोरालिटी भी जो है वो भी ऊपर ही है, एम्पैथी तो नहीं है, एम्पैथी नहीं है, मोरालिटी है। वो मोरालिटी भी ना ज़्यादा दूसरों को दिखाने की है। थोड़ा सुनेंगे तो चौंकेंगे, पर आम आदमी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। मोरालिटी भी बस ऐसी है कि प्रदर्शित कर दिया कि अरे 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 बहुत बुरा हुआ, 20 लोग मर गए। अंदर ही अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीज़न बता देता हूँ। बात ये नहीं कि हम क्रूर हैं, बात ये है कि हम मनुष्य हैं। चूंकि हम खुद कहीं ना कहीं भीतर ये चाह रहे हैं कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत भली, तो जो मर रहा है ना, हम उसकी ज़िंदगी का बहुत सम्मान कर नहीं पाते। हमें पता है ये जी भी रहा था तो कर क्या रहा था। उदाहरण दे देता हूँ, उससे समझ जाएंगे बिल्कुल। किसी शव यात्रा में शामिल हो जाइएगा, फिर लाश जलती देखिएगा, वहां लाश जल रही होती है, लोग यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे चर्चा कर रहे होते हैं। जी भी रहा था तो ऐसा क्या हो गया, और उसके बारे में हम बोल सकते हैं जी भी रहा था तो ऐसा क्या हो गया, क्योंकि हमें अपना पता है कि जी भी रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया। तो कोई मर भी जाता है तो हमारे भीतर कैसे बहुत उसके लिए सहानुभूति आ जाएगी, कुछ नहीं आता। पहले ही पता है सब मरे बराबर है, तो क्या लगे कि कोई बहुत भारी नुकसान हो गया। हाँ मर गया, रोज तो अखबार भरे रहते हैं इसी बात से, बस खड्डे में चली गई, किसी ने किसी का गला काट दिया, यही सब तो रहता है। कुछ फर्क पड़ता है क्या किसी को? पड़ता है क्या? बल्कि हमारे भीतर कुछ होता है जिसको रोमांच और हो जाता है सड़क पे अगर खूनी लाश पड़ी हो तो। देखा नहीं लोग कैसे रुक रुक के धीरे धीरे से, एक आध कोई पड़ा हो सड़क पर, ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाएगा, बिना टिकट के मनोरंजन हो रहा है। यहां तक होता है कि दुर्घटना हो गई थी, उसका सर फट गया तो वहां पे गाढ़ा खून पड़ा हुआ है, फिर उसको उठा के ले गई है एम्बुलेंस वगैरह कोई। लोग सिर्फ उस खून को देखने के लिए गाड़ी धीमी कर देते हैं, रोमांच होता है। हम जानते हैं हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसीलिए दूसरे के जीवन की व्यर्थता भी हमें पता है। तू जी भी रहा है तो क्या हो गया, किसी को मरता भी देखते हैं तो क्या हो गया। जिसको आप शुरू के 2 दिनों की एम्पैथी कह रहे हैं ना, वो उम्मीद ज्यादा है। क्या पता है ऐसा हो कि ये आईसीयू से उठे और इंसान दूसरा हो, वो उम्मीद है वहां पर। क्या पता ये बंदा दूसरा हो जाए। हम क्यों चाहते हैं कि वो दूसरा हो जाए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दूसरे हो जाए। हम अपने जीवन से बहुत असंतुष्ट हैं।
लेकिन वो 2 दिन बाद उठता है और उठते ही क्या पूछा था उसने कि पिंकी कहीं सुरेश से मिल तो नहीं रही, और आप जान जाते हो कि ये दूसरा नहीं हुआ, ये वैसा ही है जैसा बेहोश होने से पहले था, और आप कहते हो मर। हर आम आदमी के लिए जगत के प्रति यही बद्दुआ है, जा मर। हम सब कहीं ना कहीं अपने ही हाथों श्रापित हैं, हम अपने आप को ही लगातार श्राप दे रहे होते हैं, जा मर। क्योंकि जैसी हम जिंदगी जी रहे हैं, सच पूछो तो उसमें जीने लायक है क्या? क्या है? उस दिन बोला था ना मैंने, उस दिन नहीं कल ही तो, कि न बीमारी बुरी है, न गरीबी बुरी है तो आम जिंदगी। उसमें क्या ऐसा है कि तुम्हें अपने प्रति संवेदना आए कि दूसरे के प्रति संवेदना आए? कोई संवेदना नहीं आती। कभी कहीं पर इंटेंसिव केयर में आप अस्पताल में गए ही होंगे, देखा ही होगा, सब एक से पड़े होते हैं और सबने एक सी जिंदगी जी होती है, और अब सबकी एक सी मौत आ रही है, और बिल्कुल सब वहां पर शरीर ही शरीर बिछे हैं, माल मटेरियल, चेतना तो है ही नहीं वहां, वो तो सब जाने की कतार में खड़े हुए हैं, सब एक से पड़े हैं बिल्कुल, कोई उनमें अंतर है ही नहीं, एक बॉडी दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी सब बराबर, एक सी जिंदगी, एक सा आईसीयू, एक सी मौत। तो कोई चला गया तो उसको खास क्या माने? हाँ, अब रस्म का तकाजा है तो 2 आंसू बहा देते हैं, नहीं तो हम अपनी ही जिंदगी से बहुत बेचैन हैं। हम इंतजार में हैं कि हम नहीं तो कोई तो ऐसा मिले जो आईसीयू में जाए और वहां से नया जीवन लेके आए। नया जीवन माने समझ रहे हैं? बंदा बदल गया। वो बदलाव जब नहीं देखते तो दिल टूट जाता है। मैंने बहुत प्रतिभाशाली लड़कों को देखा था, मैं उनको देखता था, ताज्जुब करता था। इंटेलेक्ट के तल पर बोल रहा हूं, शार्प, वेरी शार्प, शार्प भी और मोटिवेटेड भी, आदर्शों के संदर्भ में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अभी हमारा अब 25 साल हो रहे हैं, तो इसी साल जो 25 साल वाला रियूनियन होता है वो है। मुझे पता नहीं मैं उसमें जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा। वजह है, मुझे वो रातें याद हैं, हम बैठ जाते थे, तब ये इंटरनेट वगैरह तो इतना था नहीं, तो रात रात भर बैठकर वैसे ही बातें हो जाती थी, खासतौर पे फाइनल ईयर में। तो सबको पता होता था कि अब कैंपस छूट रहा है, बाहर जा रहे हैं, तो बातें हो जाती थी कि हम ना एक दिन मिलेंगे, वापस आएंगे तो मिलेंगे। और सबको पता होता था कि भारत से बाहर ही होंगे ज़्यादातर। बोल रहे हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये करेंगे, फिर ऐसे मिलेंगे, हर 5 साल में एक बार मिला करेंगे। उसमें एक ने बोला था भारत को ऐसा बना देंगे कि दुनिया के नक्शे पे ना इंडिया थोड़ा हेजी सा दिखाई देगा। हेजी से मतलब समझ रहे हैं? पार्टली मटीरियल। और वो मैं याद करता हूं, दिल दरक जाता है बिल्कुल। इसलिए ही नहीं कि जो हम चाहते थे वो हम कर नहीं पाए, इसलिए कि जिन्होंने ये बातें करी थी वो आज क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? कह रहे दुनिया का नक्शा होता है, उसमें सारी कंट्रीज दिखाई देती हैं, बातें 21 साल वालों की। बोल रहे हम ऐसा कर देंगे कि इंडिया का नक्शा ही हेजी सा दिखाया जाएगा। इसका मतलब होगा कि इट्स ओनली अ पार्टली मटीरियल लैंड। यही शब्द थे, इंडिया का मैप पार्टली हेजी होगा। और ऐसे मिला करेंगे, और वो थोड़ा उसमें फिल्मी भी, कि हर 5 साल बाद इस दिन रात के 12 बजे होगा, चुपचाप 5 दिशाओं से हम 5 लोग आया करेंगे, यहाँ बैठेंगे, और रात में बाहर जाके जहाँ पराठे खाते थे वहीं बैठेंगे, और एक दूसरे को रिपोर्ट दिया करेंगे कि तुमने दुनिया कितनी बदल दी और तुमने दुनिया कितनी बदल दी। और बात करके सुबह होने से पहले, रोशनी होने से पहले हम चुपचाप गायब हो जाया करेंगे। मैंने ये बातें करी हुई हैं उनके साथ। अब मैं किस मुंह से जाऊं उनके सामने इस 25th ईयर रियूनियन में, और क्या मैं उनका मुंह देखूं?
जिन्होंने कस्में खाई थी कि हम दुनिया को बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे। कोई 3 नुन्नू लेके घूम रहा है, कोई बता रहा है कि मेरा बेटा है, वो इतना नालायक निकला कि उसका किसी कॉलेज में नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर उसका डोनेशन दे के ऑस्ट्रेलिया में करवा दिया। ये अब मुद्दे हो गए हैं। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं जिनके मुद्दे हो गए हैं, उनमें से कईयों को जानता हूं। बात होती है, व्यवस्था इतनी बड़ी चीज है कि इंसान को तोड़ देती है। फिर इंसान कहता है जब व्यवस्था हम बदल ही नहीं सकते तो कम से कम अपना घर परिवार ठीक चलाओ ना। सब करोड़ों में खा खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इतने मूर्ख हैं कि इन करोड़ों की व्यर्थता नहीं जानते। सब ऐसे ही हैं जिनकी महीने की ही आमदनी करोड़ों में है। पता सबको है कि जिस दिन हम निकल रहे थे आईआईटी से, उस दिन सिर्फ यही नहीं चाहा था, वी वांटेड टू क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। बिगर इम्पैक्ट हो नहीं पाता। कुछ ये कि व्यवस्था बहुत सख्त है, और कुछ ये कि हमें आत्मज्ञान नहीं होता। हम जानते ही नहीं कि ये जो व्यवस्था है इसका विकल्प क्या है। तो बंदा हार के फिर यही करता है कि वो रियल एस्टेट खरीदना शुरू कर देता है। कोई किसी के पास 4 देशों में ज़मीन है, किसी ने कुछ खरीद रखा है, किसी का कुछ है। सब अब बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत पैसे वाले। लेकिन मैं मिलूंगा तो यही पूछूंगा कि उस रात हमने कुछ बात करी थी, उसका क्या हुआ। कैसे पूछूं? अभद्र हो जाएगा। फेस्टिव माहौल होगा, रंग में भंग पड़ जाएगा। बात समझ रहे? इंसान पैदा नहीं होता ना, उसे बनाना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको कोई सहारा ना मिले व्यवस्था का और परिस्थितियों का, तो भी उनके भीतर से ही रोशनी फूट पड़े। बाकियों को परिवार का सहारा चाहिए होता है, शिक्षा का सहारा चाहिए होता है। हमारे परिवार कैसे हैं, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इंसान इसके सामने टूट जाता है। इंटेलेक्ट भी है, प्रतिभा भी है, लेकिन फिर भी इंसान घुटने टेक देता है। और जब तक बिल्कुल आधारभूत हम परिवर्तन नहीं ला देते व्यवस्था में, आप बस यही पाओगे कि बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल बस भ्रष्टाचार के नए नए तरीके खोजने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिभा तो है ही, प्रतिभा भी है और बुद्धि भी है, टैलेंट और इंटेलेक्ट दोनों है। लेकिन उसका इस्तेमाल किस लिए होने लगता है कि अब किन किन तरीकों से हम अपने लिए पैसा और सुविधा बना सकते हैं। वो क्या करे, वो फ्रस्ट्रेटेड है ना। उसको पता है कि उसकी प्रतिभा अब सही दिशा में तो जा सकती नहीं, तो फिर उसका वो यही इस्तेमाल करता है। हर इंसान भीतर ही भीतर गुडनेस, अच्छाई की तलाश में है। आप उसको ऐसा एक मौका दे के देखिए जहां उसको दिखाई दे कि वो जो कर रहा है उससे दुनिया में अच्छाई बढ़ रही है। फिर देखिए कि वो भ्रष्टाचार को चुनता है या सदाचार को। मूर्ख बनना कोई नहीं चुनना चाहता। कोई ये नहीं चुनना चाहता कि वो अपना पेट काट के नौकरी करे और उससे अंजाम कुछ ना निकले। आप उसको, क्योंकि ये तो फिर निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता है। अब निष्काम कर्मयोगी पेड़ से तो टपकेगा नहीं। जब हमारी व्यवस्था निष्कामियों का निर्माण ही नहीं करती, तो ये उम्मीद करना कि कोई यूं ही निष्कामी हो जाएगा बहुत ज्यादा हो गया। हर व्यक्ति सकामी होता है, और वो ये तो चाहता ही है ना कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का उसको सही अंजाम कहीं पर दिखाई दे। आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें उसको प्रमाण दिखाई दे कि मैंने काम करा और देखो उससे ये दुनिया में परिवर्तन आया। तो वो फिर उसको दिखता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं, उसका कुछ परिणाम निकल सकता है। आप लोग जो
अभी सत्र के बाद बोला करते हो, आप जो सबूत दे रहे हैं ना, वो संस्था के लड़के लड़कियों के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं। ये मेहनत करते हैं तो इनमें भी तनाव, फ्रस्ट्रेशन सब आ जाता है। और जब दिखाई देता है कि देखो इस व्यक्ति पे हमने बहुत मेहनत करी, इसको लेकर के आए, संस्था से जोड़े रखे, ये बात करी, ये चीज़ भेजी, ये फाइल, ऐसा वैसा, और फिर दिखाई देता है कि जब वो वहाँ पर आ कर के गवाही देता है कि आप मुझे लेकर के आए और उससे मेरी ज़िंदगी ऐसे 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 बदली है, तो फिर बात बनती है। वो प्रमाण मिलता नहीं। जब प्रमाण वो आम आदमी को मिलता नहीं तो फिर वो मेहनत भी करता नहीं, वो भ्रष्टाचार चुन लेता है। हर आदमी सिनिक है। वो जो एक स्मर्क होती है ना, वो हर चेहरे पे रहती है। टेढ़ी वाली जो मुस्कान होती है ना, ये वाली, ठीक है लगा ले जान, होगा क्या। मैं जब संस्था की शुरुआत ही हुई थी 15 साल पहले, 18 साल पहले की, तो एक संस्थानों का पूरा एक ग्रुप है, उसके जो ओनर चेयरमैन थे, तो एक जगह पर उनको भी बुलाया गया बोलने के लिए, मुझको भी बुलाया गया बोलने के लिए। मैं तब एकदम ही जूनियर था, ये सब बड़े बड़े लोग, कैपिटलिस्ट, उन्होंने कुछ बोला, सामने ऑडियंस थी, मेरा एकदम आखिर में नंबर आया, तो मैंने बोला उसका जनता पर कुछ असर पड़ गया, और मीडिया भी बैठी थी, उन लोगों ने ज़्यादा सवाल वगैरह पूछ लिए। तो ये जो ग्रुप हेड थे, ओनर, इन्होंने मुझसे एक बात बोली आकर के, स्मर्क के साथ बोले, स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या? स्टॉर्म इन अ टी कप। जानते उन्होंने मुझसे क्या बोला था? कि बेटा अभी बहुत जवान हो, उखाड़ क्या लोगे, ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, उखाड़ क्या लोगे, इट्स जस्ट स्टॉर्म इन अ टी कप। कि चाय के प्याले के भीतर तुम भारी बवंडर ला सकते हो, चाय के प्याले के बाहर तो कुछ नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 20 साल बाद मैं उनको दिखा पाया हूं कि स्टॉर्म इज रेजिंग वे आउटसाइड द टी कप एज वेल। पर यही हर जवान आदमी की स्थिति है। ये दुनिया उसको जता देती है कि तुम बहुत कुछ कर भी लोगे तो दैट वुड अमाउंट जस्ट टू सम स्टॉर्म इन अ टी कप, तो आदमी फिर दम तोड़ देता है। और ऐसे कैपिटलिस्ट्स बहुत घूम रहे हैं, वो हजारों करोड़ की आसामी साहब, और मैं जवान हूं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, और वो मुझसे आके क्या बोल रहे हैं? वेल सेड, स्टॉर्म इन अ टी कप। मैं झेल गया, कुछ किस्मत की बात रही होगी, हर आदमी नहीं झेल पाता, लोग टूट जाते हैं। धन्यवाद। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। अहंकार में, अंधकार में, अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। मैं एक्चुअली जनवरी से जुड़ी हूँ सर से, और जो बहुत सारी चीज़ें आचार्य जी ने मतलब मेरे जीवन में बदल दी। मुझे कुछ बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी कि मैं ये चेंज करूँ या वो चेंज करूँ, वो अपने आप होता चला गया। मुझे पता भी नहीं लग पाया कैसे हो गया वो सब कुछ। और सबसे पहले तो जो उन्होंने एक चश्मा ऐसा पहना दिया है कि पहले हमेशा चीज़ें बाहर की देखनी होती थी, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है,
अब वो चश्मा सबसे पहले मुझे खुद को ही दिखा देता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आचार्य जी की वजह से बदली हैं, और वो समय भी मुझे याद नहीं कि आचार्य जी से मैं कब भिड़ गई, जाके कहाँ भिड़ गई। लेकिन अब तो रोज़ ही भिड़ती रहती हूँ उनसे और मैं चाहती हूँ कि भिड़ती ही रहूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत बदल रहे हैं। और शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में घुटे-घुटे से रहना, बहुत सारे बंधनों में घिरे रहना, इसी बीच में आचार्य जी आए और उन्होंने सब कट खत्म ही कर डाला सब कुछ। और मेरे हस्बैंड में भी मैं बहुत चेंजेस देख पाती हूँ कि जो इंसान खुद नॉन-वेज खाता था और वो अब मतलब ऐसे जानवरों की कोई भी ऐसी वीडियो देख के वो खुद रोता हुआ मुझे दिखता है कि एक दिन मैं देख पा रही थी कि उनके आँसू बहते जा रहे हैं। तो आचार्य जी ने कहा ना कि अब वो अपनी समझ से छोड़ेंगे तो वो हमेशा के लिए जाएगा। अगर मैं ज़बरदस्ती करवाऊँगी तो वो नहीं होगा। तो उनके एग नॉन-वेज कब छूट गया नहीं पता चला। वो तो बस यही सारी चीज़ें आचार्य जी से सीखी हैं, और भी वो जितना सिखाएँगे सीखेंगे। बाकी आज जो मैं श्लोक गाना चाहती हूँ वो ये है, काव्यात्मक अर्थ। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध हो, हरि भीतर ही प्रगटेंगे कहीं, यदि स्वयं से युद्ध हो। धन्यवाद।